गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जो कि ये भी एडवांस टाइप की मशीनिंग प्रोसेस है। अनकन्वेंशनल या फिर आप कह सकते हैं एडवांस मशीनिंग प्रोसेस है। जहाँ मशीनिंग प्रोसेस आता है वहाँ पे मटेरियल रिमूवल होगा। तो हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से पार्ट्स होंगे इसमें। अगर हम कंटेंट देखें तो हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, सिस्टमेटिक डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, मैकेनिज्म कौन सी यूज हो रही हैं, सिस्टम्स क्या हैं, सब सिस्टम्स क्या हैं, प्रोसेस के पैरामीटर हैं क्या और क्या क्या इफेक्ट डालेंगे प्रोसेस पे, एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस और रेफरेंसेस। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो अगर बात करें अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की, तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जो कि स्टॉक मटेरियल रिमूवल के लिए, यूनिफॉर्म स्टॉक मटेरियल रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। ये कंडक्टिव और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों टाइप के मटेरियल्स की मशीनिंग कर सकते हैं इससे। जैसे ईडीएम हमारा था, वहाँ पे सिर्फ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे उन्हीं मटेरियल्स की मशीनिंग कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंडक्टिव मटेरियल्स हो या नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स हो, दोनों की मशीनिंग हम कर सकते हैं। जो भी जितने भी हार्ड मटेरियल्स होते हैं या ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली उन सारे मटेरियल्स की मशीनिंग हम इसमें करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दो दो रैम है, रैम के थ्रू यहाँ टूल होल्डर्स लगे हुए, टूल्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे को मूव करते हैं। ये सोनोट्रोड है जो कि यहाँ पे फीड देता है टूल को। और सपोज ये हमारा वर्क पीस है, इसकी हमें मशीनिंग करनी है। ऊपर से भी हमने सपोर्ट को दे दिया है एक साइड से, दूसरे साइड से हमने भी नीचे से हमने टूल को सोनोट्रोड की हेल्प से दे दिया है, बूस्टर्स की हेल्प से, जो इसको फीड देता है और हम मशीनिंग कर लेते हैं। और ये एब्रेसिव स्लरी को हम यहाँ से फ्लो कराते हैं वर्क पीस पे। तो ये हमारा सिस्टम है। आगे हम थोड़ा सा और ब्रॉड में देखेंगे सिस्टम को। अब ब्रिटल मटेरियल्स को जो प्रोसेस में करते हैं, तो यहाँ शेयरिंग प्रोसेस नहीं होता है, इरोजन प्रोसेस अब अप्लीकेबल होता है। तो विद द हेल्प ऑफ इरोजन प्रोसेस हम मटेरियल के रिमूवल करते हैं। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल्स में से जैसे होल्स और कैविटीज बनाते बनाते धीरे धीरे हम होल्स और कैविटीज को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इरोजन प्रोसेस। इसमें जो टूल होता है वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, और हम एब्रेसिव स्लरी को भी यूज करते हैं इन बिटवीन अ टूल एंड वर्क पीस। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अबव 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। अगर हम अल्ट्रासोनिक रेंज की बात करें तो उसके लिए हमें पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स हमने यहाँ से अप्लाई किया है। यहाँ कुछ ट्रांसड्यूसर्स हैं, ये हमारा टूल होता है, ये हम नोजल के थ्रू एब्रेसिव स्लरी को देते हैं, और ये हमारा वर्क पीस है जिसकी हमें मशीनिंग करनी है। तो ये हमारा पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम होता है, एक एक चीजें, ट्रांसड्यूसर, हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स, टूल, नोजल, एब्रेसिव स्लरी और हमारा वर्क पीस। एक एक को आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे, प्रोसेस की बात करें, इम्पैक्ट इरोजन प्रोसेस। एब्रेसिव पार्टिकल्स की वजह से जो हमारा इम्पैक्ट इरोजन होता है, कटिंग के लिए भी हमारी एब्रेसिव पार्टिकल्स जो या फिर जो हम स्लरी देते हैं उसमें एब्रेसिव के पार्टिकल्स होते हैं स्लरी में, तो वो सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। अब मटेरियल रिमूवल विद हेल्प ऑफ इरोजन प्रोसेस, आप कह सकते हैं अबार्डिंग एक्शन, शेप टूल एंड द वर्क पीस, मतलब विद द हेल्प ऑफ इरोजन प्रोसेस मटेरियल रिमूवल भी होता है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर हेल्प से ये जो हमारा स्टड है, स्टडोमीटर, ये हमारा टूल है। ये हमारा टूल हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे,
तो ये हमारा स्टोडोमीटर है, स्टोडोमीटर वाइब्रेट करता है, उसमें लगा हुआ ये हमारा टूल है, ये वाइब्रेट करता है। तो किसी वर्कपीस पे अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे ऐसा वर्क कर गया तो हमने उस पर एब्रेसिव स्लरी भी पास कराते हैं। तो एब्रेसिव स्लरी की मदद से मटेरियल में इरोजन होता रहता है, क्योंकि ये हमारा टूल विद हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर्क ऑसिलेट करता है और उसी ऑसिलेशन के बीच में हमारी एब्रेसिव स्लरी भी आती है, तो धीरे धीरे मटेरियल्स का इरोजन होने रहता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 20 to 40 किलो हर्ट्ज के अबाउट होता है एब्रेसिव स्लरी में, और टूल को हम ग्रेजुअली फेड करते हैं विद यूनिफॉर्म फोर्स। जो हमारा स्मॉल गैप है उसी के क्रॉस हमारा जो टूल है हाई स्पीड पे रेसिप्रोकेट करता है। जो हम इम्पैक्ट और हम जो इम्पैक्ट स्ट्रेसेस को इम्पैक्ट को अप्लाई करते हैं हम जो इम्पैक्ट को अप्लाई करते हैं एब्रेसिव मटेरियल्स पे, एब्रेसिव स्लरी पे, वही चीज हमारी जो होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है मटेरियल रिमूवल के लिए। सॉरी, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है ड्यू टू एक्स्ट्रा साउंड पॉपुलेशंस इन द आउटर एनवायरनमेंट। हमें जिस शेप का वर्कपीस को बनाना होता है, जिस शेप की कटिंग मशीनिंग करनी होती है वर्कपीस में, उसी शेप में हमें हमारे टूल को भी डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हाउ मटेरियल रिमूवल, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। occurs when the abrasive particles suspended in the slurry between the tool and the workpiece are struck by the downstroke of the vibration tool। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, the impact propels the particles across the cutting gap, hammering them into the surface of both tool and the workpiece, collapse the cavitation bubble in the abrasive suspension, results in very high local pressure. Under the action of associated shock waves on the abrasive particles, micro cracks are generated at the interface of the workpiece and brittle fracture occur. The brittle fracture leads to chipping of particles from the workpiece। ठीक है, जैसा मैं पहले बताया कि जैसे जैसे हम स्टोकिंग करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स, तो एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है इम्पिंच हो जाते हैं या फिर अटैक करते हैं वर्कपीस पे। वर्कपीस में क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि वो मटेरियल हमारा ब्रिटल होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास पावर सप्लाई होती है, ट्रांसड्यूसर होता है, टूल होल्डर होता है, टूल होता है और एब्रेसिव स्लरी होती है। इन सारों की मैं एक एक करके बात करता हूँ। जो ट्रांसड्यूसर है तो ट्रांसड्यूसर कैसे यूज करते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूटिलाइज क्रिस्टल लाइक क्वार्टर्स whose dimensions alter when being subjected to electrostatic field। जैसे जैसे हम इसे जिस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ अगर हम इसे जोड़ते हैं तो इसके जो डायमेंशंस है वो चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए हम पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। द चार्ज इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में हमारा अप्लाइड वोल्टेज भी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एब्रेसिव स्लरी की बात करें, कॉमन टाइप ऑफ एब्रेसिव हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा है बोरान कार्बाइड, जिसको हम B4C गुड इन जनरल में वो अच्छा होता है और एक्सपेंसिव थोड़ा सा होता है। दूसरा जो हम एब्रेसिव स्लरी यूज करते हैं वो हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड, इसे हम ग्लास भी, जर्मेनियम, सिरेमिक, इन सारी चीजों को यूज करते हैं। करंडम Al2O3 को भी हम यूज करते हैं।
डायमंड्स को भी हम यूज करते हैं, बोरॉन सिलिकॉन कार्बाइड को भी हम यूज कर लेते हैं। अगर लिक्विड की बात करें, जैसे स्लरी बनाने के लिए कौन सी लिक्विड और एब्रेसिव का मिक्सचर होता है, तो लिक्विड हमारे पास वाटर मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं, बेंजीन को भी हम यूज करते हैं, ग्लिसरीन को कभी कभी हम यूज करते हैं, ऑयल्स का भी हम यूज करते हैं, और हाई विस्कोसिटी डिक्रीज मेटल रिमूवल रेट। इस टाइप के हमारे कुछ और भी जो लिक्विड्स हैं जिसमें जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, उनका भी हम यूज कर लेते हैं। टूल होल्डर अकॉस्टिक हेड की बात कर लेते हैं। द शेप ऑफ द टूल होल्डर इज सिलिंड्रिकल और conical or a modified cone which help in magnifying the tool tip vibration। हम शेप को इस टाइप से रखते हैं जो हमारे टूल टिप के वाइब्रेशन को मैग्नीफाई करने में हेल्प करे। Its function is to increase the tool vibration amplitude and to match the vibrator to the acoustic load. Therefore, it must be constructed of a material with good acoustic properties and be high resistant to fatigue cracking। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टेपर्ड स्टेप्ड फॉर्म में भी हम टूल हेड को डिजाइन कर सकते हैं, टूल होल्डर को डिजाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम टूल की। जो मटेरियल हमारा होता है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप कहते हैं टफनेस अच्छी होनी चाहिए, और मटेरियल डक्टाइल भी होना चाहिए। टूल्स की जो लेंथ होती है यूजुअली 25 mm होती है, और ये इसकी जो साइज होती है, इट्स साइज इज इक्वल्स टू होल साइज माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ एब्रेसिव। ठीक है, जो इसकी साइज होगी, जो हमें होल की साइज बनानी है उसकी साइज तो होगा, और उसमें से एब्रेसिव के साइज को 2 गुने को माइनस कर देंगे तो हमारे टूल की साइज आ जाएगी। हमें कम से कम टूल के वेट को रखना होता है जिससे कि वो हमारी एब्रेसिव जो हमारी अल्ट्रासोनिक एनर्जी उसको अब्जॉर्ब ना करे। और जो हमारा टूल है उस पर फिनिशिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशंस करना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे से इस पर फिनिशिंग पॉलिशिंग ऑपरेशन होगा उसी हिसाब से ये चीजें फिनिशिंग और पॉलिशिंग हमें अलग से वर्कपीस पे प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेगी। टूल और टूल होल्डर को हम सिल्वर ब्राइजिंग के थ्रू एक दूसरे से जोड़ते हैं। प्रोसेस पैरामीटर की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रहेगा 15 to 50 म्यूएम। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 19 to 25 किलो हर्ट्ज। फीड फोर्स जो हमारा है उसे हम एफ से डिनोट करेंगे, फीड प्रेशर को हम पी से डिनोट करेंगे। एब्रेसिव साइज की अगर हम बात करें तो 15 से 150 म्यूएम रहेंगी। कॉन्टैक्ट एरिया टूल को हम ए से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ स्लरी इन एब्रेसिव इन स्लरीज को हम सी से डिनोट करेंगे। अगर हम प्रोसेस पैरामीटर्स की बात करें, जैसे जैसे हमारा फीड फोर्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा मेटल रेट बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे फीड फोर्स को हम अगर इंक्रीज कराएंगे तो वहां पे मटेरियल रिमूवल रेट लो होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए नॉट। ठीक है, इसको हम कांटेक्ट एरिया ऑफ टूल से डिनोट कर दे रहे हैं। तो जैसे जैसे इनिशियल कांटेक्ट एरिया ऑफ टूल अगर ये इंक्रीज करता है तो मटेरियल रिमूवल रेट भी इंक्रीज करेगा, बट उसके लिए हमें फीड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ड्रैग फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो भी मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो एक्सपोनेंशियली मटेरियल रिमूवल रेट भी इंक्रीज करेगा। अगर हम B4C
को यूज करेंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट थोड़ा ज्यादा होगा, अगर Al2O3 को यूज करेंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट थोड़ा सा कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं। मेनली हम इसका यूज ड्रिलिंग में करते हैं, ग्राइंडिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, प्रोफाइलिंग में, कॉइनिंग में, पियर्सिंग ऑफ डाइज में आल्सो हम यूज करते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशंस on all materials which can be treated suitably by abrasives। जो जिन जिन मटेरियल्स की वेल्डिंग हो जाती है और जिनको हम एब्रेसिव के साथ मशीन कर सकते हैं, उन सारे मटेरियल्स की हम मशीनिंग करते हैं। कुछ एडवांटेजेस की हम बात कर लेते हैं। सारे मटेरियल्स की कंडक्टिव हो या नॉन कंडक्टिव सबकी हो जाती है यहाँ पे मशीनिंग। ये सेमी कंडक्टर्स भी अप्लाई हो जाते हैं। ब्रिटल मटेरियल को प्रिसाइजली मशीन करने में काफी हेल्पफुल है ये कोई केमिकल, थर्मल या इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल्स को सरफेस पे नहीं छोड़ते हैं। किसी भी टाइप के सर्कुलर, नॉन सर्कुलर होल्स को ये बना सकते हैं किसी भी हार्ड मटेरियल पे, और ये कम से कम स्ट्रेस को प्रोड्यूस करते हैं सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स काफी कम होती है। अगर बात करें हम कि क्या हमारी डिसएडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस हमारी हैं, मटेरियल रिमूवल रेट थोड़ा कम है, 3 to 15 mm³ पर मिनट। टूल बियर काफ़ी तेज़ी से होता है यूएसएम में। और मशीनिंग एरिया एंड डेप्थ इज रिस्ट्रेंड इन यूएसएम। मशीनिंग एरिया और डेप्थ हमारा जो है काफ़ी कम है, इसकी लिमिट्स। तो ये सारी कुछ लिमिटेशन है। तो थैंक यू। आप लोग इसको थोड़ा सा और डीपली देख लीजिए, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।